Hello everyone, welcome back to my channel Ankylosing Spondylitis Beyond the Pain. Guys, I hope आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मेरी लाइफ में गेम चेंजर की तरह रहा है, डाइट और न्यूट्रिशन। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सफ़र में मुझे एक बात समझ में आई कि सही खाना सिर्फ पेट भरने के काम नहीं, बल्कि पेन और स्टिफनेस मैनेज करने का भी एक पावरफुल तरीका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कोई बेस्ट डाइट है। सेकंड, मैंने अपनी डाइट में क्या चेंजेस किए जिससे मेरी पेन और इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने में मुझे मदद मिली। और तीसरा, सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। आपको दोस्तों याद होगा, कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक वीडियो, ये वाला माय इंट्रोडक्शन, अपलोड किया था। अब मैं इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ कि जब मुझे फाइनली डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मेरा HLA-B27 रिजल्ट पॉजिटिव है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद एक्चुअली जिस टाइम पे मेरे को ये डायग्नोज हुआ, उस टाइम पे मेरा इन्फ्लेमेशन लेवल काफ़ी हाई था। मेरा जो ESR CRP टेस्ट थे, उनके लेवल्स काफ़ी हाई थे। तो मेरे लिए चलना फिरना भी काफ़ी मुश्किल था। तो डॉक्टर ने जितना भी मुझे पेन किलर्स और जो भी बेस्ट मेडिसिन दिए, साथ ही मुझे कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी रिकमेंड करी जो लेटे लेटे जनरली मैं कर सकूं। तो फाइनली मैंने जब वापस ये दवाइयाँ चालू करी डॉक्टर की, और ऑलमोस्ट मैंने डॉक्टर की दवाई 3 महीने तक रेगुलरली, फ़ायदा तो दवाइयों से मुझे शुरुआती कुछ ही दिनों में मिला। मतलब 1 हफ्ते में ही मेरा पेन का लेवल काफ़ी गिर गया था, पेन काफ़ी हद तक चले गया था, स्टिफनेस बाकायदा थी। हाउएवर डॉक्टर की बताई हुई जो भी एक्सरसाइजेस थी, मैंने लगातार 3 महीने तक करी। इनफैक्ट डॉक्टर ने जो मुझे बेड पे लेटे लेटे एक्सरसाइज बताई थी, मैंने उससे हाई जाके, मैंने जो पार्क में वॉक, रनिंग, जो भी बेस्ट मैं अपनी तरफ से एक्सरसाइजेस मॉर्निंग के टाइम पे कर सकता था, मैंने वो सब ट्राई किया। फाइनली सब चीज़ प्रॉपरली, मेडिसिन प्रॉपरली, एक्सरसाइज सब कुछ करने के बावजूद भी जो एक अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, वो बॉडी के अंदर काफ़ी हाई थी। मतलब आई मीन मॉर्निंग में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था उस चीज़ से बाहर निकलने में, हर एक चीज़ फॉलो करने के बाद भी। तो इन द एंड मैंने वापस अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया इसके रिगार्डिंग, और उनसे ये चीज़ जानना चाहा कि क्यों अभी भी सभी चीज़ को फॉलो करने के बावजूद भी अभी भी मेरी बॉडी में मॉर्निंग स्टिफनेस इतना ज़्यादा क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वजह से मैं जो अभी फ़िलहाल मेडिसिन डोज़ ले रहा हूँ, वो उसका आपका पावर लो हो, अ, मेरी बॉडी को ज़्यादा पावर अ, डोज़ की ज़रूरत हो। हाउएवर ये मेरी सोच थी। डॉक्टर ने मुझे फाइनली प्रॉपर जो एक बेस्ट राय होती है जो उस टाइम पे दी जानी चाहिए, वो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, कि जितना भी मैं डोज़ उस टाइम पे मेडिसिन का ले रहा हूँ वो काफ़ी सही है, और इनफैक्ट मैं अब धीरे-धीरे उस चीज़ को कम करूँगा। जो चीज़ मुझे अभी इस टाइम पे अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन करना चाहिए, वो है डाइट। एक स्पेसिफिक डाइट जो मुझे अपने लिए बनानी चाहिए, जिसको मुझे कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, दैट्स ओके कि हम लोग मेडिसिन से अपने पेन को कम कर रहे हैं, बट वहीं पे एट द सेम टाइम हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो हमारी बॉडी से जा नहीं रही है। जब फाइनली डॉक्टर ने मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस का रूट कॉज बताया कि किस वजह से ये मॉर्निंग स्टिफनेस अभी भी है, कि क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों सही डाइट ना फॉलो करना मॉर्निंग स्टिफनेस का एक सबसे बड़ा कारण है। जब उन्होंने मुझे फाइनली इस चीज़ को समझाया और ये बताया कि अब मुझे आगे डाइट फॉलो करने में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, मैं आगे बताऊँगा इस बारे में। तो फाइनली सबसे पहला जो मेरा उसके बाद नेक्स्ट मूव था कि खुद के लिए एक डाइट चार्ट बनाना। शुरू में लगता था कि ये इम्पॉसिबल होगा,
बट आज मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि ये मेरी लाइफ का सबसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल डिसीज़न था। अ, कुछ ही महीनों में 15 से 20 किलो वेट कम हुआ। मेरे पेन और इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस में काफ़ी कमी आई। साथ ही काफ़ी एक्टिव एनर्जी फील होता था अच्छे से एक प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बाद। और सबसे बड़ी बात कि मुझे उम्मीद दिखने लगी कि एएस के साथ भी एक बेटर लाइफ पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने एलिमिनेशन डाइट ट्राई करी। इसका मतलब है कि अपने डाइट में से कुछ फूड को टेम्परेरीली हटा देना और उसके बाद एक बार चेक करना कि उसके बिना आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। मेरे केस में जो मेजरली मुझे प्रॉब्लम करता था या जो मेजरली मुझे इम्पैक्ट करता था वो थी एक तो मैदे से बनी चीज़ें, बाहर का प्रोसेस्ड पैक्ड फूड और साथ ही आटा। जिस चीज़ की वजह से मुझे मेजरली इम्पैक्ट हो रहा था। मैं इन चीज़ों को अपनी डाइट से एलिमिनेट किया और विद इन अ वीक मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई देने लगे। गट इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम हो गया। पेट की समस्या काफ़ी नॉर्मल हो गई थी और साथ ही जॉइंट्स के पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिला। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं, जो कि मैं भी कहूँगा कि आप लोग खुद से अपनी डाइट बनाएँ और अगर आप भी अपना ट्राई करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि शुरुआत में आप कुछ ही 1 या 2 चीज़ों पे फ़ोकस करो और उसको अपनी डाइट से एलिमिनेट करो और अपनी बॉडी के चेंजेस को ऑब्ज़र्व करो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या एएस के लिए कोई स्पेसिफिक बेस्ट डाइट है? तो गाइस मैंने भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर सर्च करने की कोशिश करी। काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म पे इसके बारे में सर्च करने की कोशिश करी। बट अगर आप मेरे से स्पेशली अगर आप पूछेंगे कि क्या एएस की कोई स्पेसिफिक डाइट बेस्ट डाइट है? तो जवाब है कि नो। एएस की कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है। हर इंसान की बॉडी यूनिक होती है। हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती है, हर किसी का शरीर अलग होता है, हर किसी को अलग-अलग लक्षणों का सामना करना पड़ता है और हर किसी को अलग-अलग मात्रा की कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। तो गाइस फाइनली मैं यही कहूँगा कि एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कोई भी स्पेसिफिक डाइट नहीं है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस डाइट से रिलेटेड है। हाउएवर आपको कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक डाइट ऐसा कुछ एज सच है नहीं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये एक लॉन्ग टर्म डिसीज़ है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं। अगर आप सोचेंगे कि मेरी डाइट फ़ॉलो करके आप को उतना ही इम्पैक्ट होगा जितना मुझे हो रहा है, तो आई गेस सो नो। ये बहुत लंबा सफ़र है, इसको आप अपने हाथों से एक बार अच्छे से अपने ऊपर ट्राई कर के किस चीज़ से आपको ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कौन-सी चीज़ खाने से आपको ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये चीज़ आप खुद को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। एक एक बेसिक इंडियन डाइट आपको बनानी है, वही चीज़ों की जो चीज़ हर घर में जो चीज़ बनती है, उन्हीं में से कुछ चीज़ें ऐसी आपको अपने लिए निकालनी है, जो चीज़ों की वजह से आपको आपकी बॉडी में पेन, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन ना हो। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो चीज़ सबको फ़ायदे देते हैं, जिन चीज़ों की वजह से सबको फ़ायदे होते हैं। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे यूनिवर्सल, कौन से ऐसे कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जिससे सबको फ़ायदे होते हैं। अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड को इंक्लूड करें। जैसे कि हरी सब्जियाँ हो गई, टर्मरिक हो गया, हल्दी,
जिंजर, जो चीज़ आपकी सेहत को ठीक कर सकती है, जो चीज़ आपकी हेल्थ को ठीक कर सकती है, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, और सच बताऊँ तो लो स्टार्च डाइट ने मेरी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू की तरह काम किया है। मैंने पोटैटोज़, स्ट्रैची वेजीज़ और राइस, इन सब चीज़ों को ग्रेजुअली अपनी डाइट में से कम करा, और मेनली जिन चीज़ों को मैंने ऑप्ट किया, जिन चीज़ों को मैंने ऐड किया, वो थे, अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो लो स्टार्च में सीज़नेबल वेजिटेबल्स, या फिर अ, लौकी, करेला, टिंडा, ये सब लो स्टार्च वेजीज़ हैं। तो आप इनको ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में। साथ में राइस, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा राइस नहीं यूज़ करता था, नहीं खाता था, कंज़्यूम करता था। हाउएवर राइस को मैंने बिल्कुल एलिमिनेट किया अपनी डाइट में से, और कभी अगर मन भी किया तो उसकी जगह पे खिचड़ी खा लिया। तो उस तरीके के चेंजेस बहुत ज़रूरी थे, और ये चेंजेस इन्फ्लेमेशन लेवल को अ, कम करने के साथ-साथ आपके एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करते हैं। स्टडीज़ सजेस्ट करती है कि लो स्टार्च डाइट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ये गट बैक्टीरिया के थ्रू इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करती है। चलिए अब हम आगे प्रोटीन की भी बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है हमारी डाइट में। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही अगर हम एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मैनेज करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी डाइट में कुछ परसेंटेज प्रोटीन्स भी लेना चाहिए। ये एक्चुअली मसल्स और जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। बेसिकली अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो अ, फिर चाहे आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, प्रोटीन दोनों केसेस में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाउएवर प्रोटीन लेना कितना चाहिए, कितना कंज़्यूम करना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊँ तो मेरा शुरुआत में तो वज़न ऑलमोस्ट 80-85 था, बट डाइट को कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करने के बाद जो मेरा एक 2 ढाई 3 सालों से एक स्टेबल वेट है अपनी बॉडी का, वो है 65। तो मेरा टारगेट होता है कि मैं अपने वेट जितना तो एटलीस्ट एवरीडे कंज़्यूम करूँ। हाउएवर मेरी कोशिश रहती है कि मैं 100 टू 120 ग्राम कंज़्यूम करूँ एवरीडे, बट उतना हो नहीं पाता। फिर भी जितना भी है मैक्सिमम 100 टू 120 ग्राम अपने वेट जितना कंज्यूम करना चाहिए। और अगर मेरा टारगेट 100 टू 120 ग्राम है तो ऑलमोस्ट मैं एवरीडे 65 ग्राम्स कंज्यूम कर ही लेता हूँ। तो प्रोटीन भी एक बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको मत स्किप करिए। प्रोटीन आप वेजिटेरियंस के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है, सोया चंक, पनीर, टोफो, इफ़ यू वांट टू ऐड टोफो, आप बाहर से परचेज करके स्पेशली अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी इज़ द की। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मैं भी चीट डाइट करता हूँ। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए तो बाहर पिज़्ज़ा खा लिया या कुछ और बाहर की ऐसी चीज़ खा ली। तो दोस्तों उसका भी एक फ़ायदा भी है, उसका भी एक नुकसान भी है। अगर बीच बीच में अगर कभी ऐसे चीट डाइट की और बाहर से कोई चीज़ खाई तो उसका एकदम नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में इम्पैक्ट पता चलता है। लास्ट नाइट अगर मैंने पिज़्ज़ा खा लिया तो उसका नेक्स्ट डे मुझे मेरी बॉडी में स्टिफनेस मुझे महसूस होने लगेगी कि हाँ, आज मेरी बॉडी में स्टिफनेस है। तो ये चीट डाइट भी बीच-बीच में आप लोग भी करो, जिससे कि आपको भी पता चले कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। दोस्तों अपनी बॉडी के सिग्नल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी फूड की वजह से नेक्स्ट डे गट्स में या फिर जॉइंट्स में डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि वो फूड आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। स्मॉल चेंजेस को लॉन्ग टर्म रूटीन बनाएं, एक्सट्रीम चेंजेस को नहीं।
अब अगर आप डाइट चेंज करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें। जैसे पहला, एक टाइम पे एक फूड को अपनी डाइट से एलिमिनेट करें। एक प्रॉपरली फूड चार्ट, अपनी डाइट चार्ट बनाएं। ऑब्जर्व करें कि किन चीज़ों से आपकी हेल्थ को फ़ायदा हो रहा है या आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। फ्रेश और अनप्रोसेस्ड फूड पे फोकस दें। हाइड्रेशन पे काफ़ी ध्यान दें। पानी समय समय पे पीते रहें। पानी पीना जॉइंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो गाइस चलिए, अगर मैं अपनी डाइट की बात करूं कि मैं कौन सी अभी फ़िलहाल डाइट फॉलो कर रहा हूं या कौन सी डाइट, बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूं। अगर मैं अपनी डाइट की बात करूं कि मैं अभी फ़िलहाल क्या डाइट फॉलो कर रहा हूं, तो मेरा सबसे पहले, मेरा पिछले काफ़ी 2 ढाई 3 सालों से एक चीज़ पे फ़ोकस है, वो है अपने वेट के ऊपर। कि मैं कुछ भी इस तरीके का कंज़्यूम नहीं करना चाहता जिससे मेरा वेट पुट ऑन हो, मेरे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर हो, उसकी वजह से मेरे को खड़े उठने बैठने में प्रॉब्लम हो। तो उसकी वजह से हमको सबसे पहले अपनी डाइट में उन चीज़ों को तो एलिमिनेट करना ही है जिनकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन होगा। तो मैं पिछले ढाई 3 साल से इस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई होप कि मेरा कंसिस्टेंट मेरा 65 केजी वेट है, जो मैंने मेंटेन किया हुआ है। और बाकी अगर मैं अभी अपनी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो मैं अभी फ़िलहाल के टाइम पे मैं मखाने, जो भी अभी फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और मखाने हो गए या फिर कोई नट्स हो गए, अभी फ़िलहाल मैं उन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं फिर उसके बाद अगर अपने लंच डाइट की बात करूँ तो लंच में दोस्तों मैंने आटा अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दिया। हाउएवर मैं राइस प्रेफर नहीं करता था। अब मैं अगर आटा भी अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? तो उसकी जगह पे अभी फ़िलहाल मैं आटे का रिप्लेसमेंट, आई मीन मल्टीग्रेन आटा चूज़ किया, जिसको 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 यूज़ करना मेरे लिए लगभग आटे से काफ़ी अच्छा रहा। उसका यूसेज अभी भी अगर मैं फ़िलहाल बात करूँ तो सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो बाजरे की रोटी और हरी सब्जियों में से कोई सी भी हरी सब्जी है तो उस चीज़ को आप लंच में प्रेफ़र कर सकते हो। साथ में मूँग दाल है, उसको आप प्रेफ़र कर सकते हो। पैरेलली अगर मैं डिनर की बात करूँ तो डिनर में भी वही मेरे पास मल्टीग्रेन आटा है। अगर इवनिंग डिनर की बात करूँ दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल जैसे कभी पनीर की भुर्जी हो गई, या जिससे भी थोड़ा बहुत मेरे को प्रोटीन इनटेक भी करना है पैरेलली, तो उसके बाद चपाती, ऑब्वियसली वही सेम चीज़, नथिंग स्पेशल। ऐसी कोई चीज़ मैंने अपनी डाइट में ऐड नहीं करी है जो मुझे स्पेशली बाहर से परचेज करनी पड़े, जो स्पेशली मेरे लिए आती हो। मुझे लगता भी नहीं कि हम लोगों की जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम हम लोगों को है, तो हम लोगों को उसमें एज सच इतना डिमांडिंग होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आदमी को कहाँ तक ले जाती है। तो इट्स बेटर कि जो हमारे पास हमारे 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 घर में बनने वाली चीज़ें हैं, उसी में से हम अपने लिए एक इस तरीके की डाइट बनाएँ कि कुछ चीज़ें जो आपको सही लगती है वो आप यूज़ करें अपने लिए, और जो चीज़ आपको नहीं लगती है वो चीज़ ना करें। तो फाइनली गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कोई भी ऐसी स्पेसिफिक डाइट नहीं है। आपको अपने आप से खुद के लिए डाइट बनानी पड़ेगी, डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ों से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है। और दूसरा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम कर रही है या जिस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ से आपको भी प्रॉब्लम हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अब मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो अ, देखा जाए तो कहा गया है कि दूध पीने से या दूध से आपको इन्फ्लेमेशन आपका बढ़ता है। और जब मैंने अपने शुरुआती दिनों में मैं अपनी डाइट्स में से कुछ-कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर रहा था, तो मैंने एक टाइम दूध को भी करीब 2 महीने तक अपनी डाइट में से एलिमिनेट किया। तो दूध को एलिमिनेट करने से मैं उसको नॉर्मली ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या उसकी वजह से मुझे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी शुरुआत से ही काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से मेरी आदत रही है कि इवनिंग में सोते वक़्त अपना दूध पीता हूँ। तो
मैंने 2 महीना कम से कम है ना उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करी कि क्या इस दूध से पीने की वजह से मुझे कुछ सी चीज़ किसी तरीके का कोई फ़ायदा या नुकसान है। बट अब फाइनली जब मैंने 2 महीने तक ऑब्ज़र्व करा और मुझे कुछ ऐसे एज़ सच कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने एग्ज़ैक्टली 2 महीने बाद दोबारा एक दिन अपना सेम दूध का, जैसे मैं एवरी एवरी इवनिंग बिफोर स्लीप जैसे मैं अपने दूध का ग्लास भर के पीता हूँ, तो मैंने अब उसको वापस से जब अपनी डाइट में ऐड किया, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे को उस चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने ये नोटिस करा कि उसको पी के सोने से मुझे एक्स्ट्रा नींद आ रही थी, जो जहाँ मैं अपना 4.5 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम 5.5 घंटे सो पाता था, तो वहीं पे इस आधा घंटा 1 घंटा मेरी नींद में ही एक्सटेंड हुआ। मेरे 6 से 6.5 घंटे एक्स्ट्रा मैं सोने लगा। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मेरे को इम्पैक्ट कर रही है या जो चीज़ मेरे को इम्पैक्ट नहीं कर रही है वो चीज़ आपको इम्पैक्ट भी ना करे। तो वो सब चीज़ें अब आपको एक बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं एक बार दोबारा और बात बोलूँगा कि इस तरीके की कोई भी स्पेसिफिक एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बेस्ट डाइट नहीं है जो आप आँख बंद करके फॉलो करो। आप अपनी खुद के लिए एक डाइट चार्ट बनाओ और यही एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। ये एक लॉन्ग टर्म डिसीज़ है, इसमें कोई शॉर्टकट मत ढूँढो और ना इसमें कोई शॉर्टकट है। दोस्तों डाइट और न्यूट्रिशन एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मैनेज करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। बस आपको अपनी बॉडी की सुननी है, छोटी छोटी शुरुआत करनी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।